नमस्कार। देखिए, हाथ जोड़े मैंने वोट मांगने के लिए नहीं जोड़े हैं। ये ऑनलाइन वाले ध्यान दे ले, अपने अपने वोट हैं उनको बिल्कुल टाइट रखें, ठंड का टाइम आगे काम आएंगे। एमएलए एमपी के चुनाव है उसमें। ये कुछ मेरे दोस्त बैठे हैं सामने, जोधपुर से पगड़ी लाए तो उन्होंने पहना दिए मंच पे, तो पहन के आनंद आया तो लगा रखी है ना। तो आज मुद्दा न्याय का ही है, टॉपिक नहीं बदलेंगे। हो सकता है ऊपर आपने सिर के ऊपर जो पगड़ी है वो जरूर है, मुद्दा वही है। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत किया था। आज हम न्याय सिद्धांत करेंगे रॉबर्ट नोजिक का और करेंगे माइकल वॉल्जर का। छोटी सी चर्चा भले ही अपन चाहें तो हेक की कर ले, लेकिन हेक की चर्चा बिल्कुल छोटी सी चर्चा है, उसकी नोजिक के बाद में करेंगे। पहले ताजा ताजा दिमाग है तो पहले ना नोजिक की चर्चा करेंगे, हेक की चर्चा इसके बाद करेंगे। हम न्याय की चर्चा करने जा रहे हैं, जस्टिस। जस्टिस पे 90% चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन किस पे, रोल्स पे तो पक्का ही पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। जब आपको ये लगे ना काफी वो क्वेश्चन छोड़ दिया करो, कई बार जब न्याय का नहीं आए तो एक बार छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन कर लो। फिर आपको पता चलेगा कि अभी तक रोल्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो पक्का ही वो क्वेश्चन किसका होगा, जॉन रोल्स का होगा वो। तो न्याय के ऊपर रोल्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके हर हालात में, और अगर उसका नहीं है तो फिर नोजिक का आएगा। नोजिक का क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आता है, बिल्कुल सीधा ही पूछते हैं कि ये न्याय सिद्धांत है किसका। लेकिन अपन आगे के लिए भी रटेंगे नहीं, अपने समझेंगे कि नोजिक का न्याय सिद्धांत है क्या। इस न्याय में हम चर्चा करेंगे स्वेच्छा तंत्रवादियों की। लिबर्टेरियनिज्म, स्वेच्छा तंत्रवादी। पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि स्वेच्छा तंत्रवादी होते कौन है, इनको अपन और क्या क्या कहते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि रॉबर्ट नोजिक कौन है। स्वेच्छा तंत्रवादी, इनका एक नाम और है, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी। पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये पैदा क्यों हुए। इनकी पैदाइश में जो मुख्य भूमिका निभाई वो निभाई कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य ने बढ़ावा दिया नौकरशाही को। इस नौकरशाही के बढ़ते हुए आकार को कम करने के लिए, सरकारी मशीनरी के आकार को घटाने के लिए और उसको ज्यादा नौकरशाही को रिलायबल बनाने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद का। हुआ क्या कि जन कल्याण के नाम के ऊपर नौकरशाही ने अपना आकार बढ़ा लिया, आकार के साथ साथ अपनी शक्तियां बढ़ा ली। इस आकार और शक्तियों के बढ़ने के परिणाम स्वरूप ये नौकरशाही बोझ हो गई कल्याणकारी देशों के अंदर। अब कल्याणकारी देश थे कौन से? मुद्दा आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अधिकांश यूरोपियन देश है ना बर्बाद हो गए थे, क्योंकि हालांकि युद्ध जीत गए हों चाहे हार गए हों, बर्बाद सारे ही हो गए। तब उनके लिए जरूरी हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि वो अपनी जनता के कल्याण के लिए भी कुछ कार्य करे, क्योंकि सुरक्षा से काम नहीं चलने वाला था। जनता, बहुत सारे लोग मर गए थे, गरीब भी हो गए थे, बर्बाद हो गए थे आर्थिक रूप से, उनका कल्याण करना भी आवश्यक था। तो कल्याण की तो फिर उनको एक ही मुद्दा दिखाई दिया कि ये कल्याण कौन कर सकता है? राज्य की मशीनरी या सरकारी मशीनरी कर सकती है। धीरे धीरे ये काम भी बढ़ते गए, लोक कल्याणकारी कार्य बढ़ते गए तो नौकरशाही बढ़ती गई, नौकरशाही का आकार बढ़ता गया, तो धीरे धीरे इन्होंने संसाधन आवंटन और अन्य शक्तियां भी बढ़ा ली, क्योंकि अब कल्याण उनके हाथ में हो गया था। अपने यहां भी देखा होगा कि नौकरशाही कैसे अपनी शक्तियों का क्या करती है दुरुपयोग। जो बनते वक्त ये कहते हैं कि हम सेवक हैं, हम देखते हैं कि वो थोड़े समय बाद क्या बन जाते हैं? स्वामी बन जाते हैं। सबसे बड़ा एक जिले का कहते हैं कलेक्टर सेवक होता है, पर हमने देखा कि सबसे बड़ा स्वामी कौन होता है? कलेक्टर होता है। एक सामंत की तरह व्यवहार करता है, कभी भी देख लेना आप। तो इन्होंने अपनी वेस्टर्न कंट्रीज में इन्होंने शक्तियां बढ़ा ली, ऐसा अमेरिका के अंदर भी हुआ। तब अमेरिका में इस नौकरशाही से छुटकारा पाने के लिए
और राज्य की सेवाओं को और ज्यादा अच्छा करने के लिए इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद है। इस इच्छा स्वेच्छा तंत्र के बाद पहला काम यह करना होता है कि नौकरशाही का आकार घटाना होता है। तो नौकरशाही का आकार घटाने का एक तो यह है कि इनकी क्या कर दो, छंटनी। पहला काम तो ये किया गया। दूसरी, इनकी भर्ती बंद कर दो। तीसरी, जो लोक कल्याणी कार्य है ये लोक कल्याणकारी, उनको क्या दे दो, ठेके पे दे दो। और ठेके पे देने के बाद उनका एक काम और कर दो, उनका निजीकरण कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। और धीरे धीरे कल्याणकारी कार्य राज्य बंद कर देगा। सिर्फ कौन से कार्य करने लग जाएगा, वापिस उसी मोड में आ जाएगा जिसमें एक उदार पूंजीवादी लोकतांत्रिक राज्य होता है। उदार पूंजीवादी राज्य लोक कल्याणकारी बेसिकली होता ही नहीं है, तो मजबूरी में हो गया था। वापिस किस मोड में चला जाता है, उदार पूंजीवाद में। रात्रि प्रहरी राज्य लोक कल्याणकारी से हट जाता है, रात्रि प्रहरी राज्य की तरफ चला जाता है। इट मींस अब वो सिर्फ सुरक्षा करेगा, कल्याण का कार्य नहीं करेगा। वो आपको न्याय देगा, वो आपकी बाहरी दुश्मनों से रक्षा करेगा, सेना रखेगा, और आंतरिक रूप से आप एक दूसरे को मार नहीं दे इसलिए पुलिस रखेगा। वो तीन ही काम करेगा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। तब ये स्वेच्छा तंत्रवाद आया। इस स्वेच्छा तंत्रवाद ने फिर धीरे धीरे बढ़ावा दिया इनके विचारों ने निजीकरण को। फिर ये नया कंसेप्ट आया, हमने देखा भूमंडलीकरण का, और इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट आया उदारीकरण का। ये सब इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादियों ने इन मुद्दों को बढ़ावा दिया। निजीकरण तो आपके समझ में आता है कि क्या करना है, सरकारी सेवाएं किस क्षेत्र को दे देनी है, निजी क्षेत्र को। आपने हम देखा हमारे यहाँ बहुत तेजी से निजीकरण हो रहा है। आप भी सुनते होंगे कि पीछे ना लखनऊ से दिल्ली ट्रेन चलती थी, उसका क्या कर दिया है, निजीकरण कर दिया। बसें आपने देखा होगा रोडवेज धीरे धीरे पैक हो रही है और प्राइवेट बसें धीरे धीरे बढ़ती जा रही। तो ये है परिवहन का निजीकरण। शिक्षा का निजीकरण देख रहे हैं हम, स्वास्थ्य का निजीकरण देख रहे हैं, तो ये तो निजीकरण है। फिर आता है उदारीकरण। आप अपने देश में जो आयात और निर्यात की नीतियां उनको क्या कर दो, उधार कर दो। नंबर एक, आयात और निर्यात की नीतियां। होता क्या था, पहले राज्य अपने यहां व्यापार का और व्यापारियों का विकास करने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाया करते थे। बाहर से क्या सामान आएगा, क्या जाएगा, इस पे बहुत सारे प्रतिबंध थे। उनका धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है, उनको उधार कर दिया जाता है, आयात और निर्यात खोल दिया जाता है। नंबर एक, ये तो हुआ आयात और निर्यात के संदर्भ में। दूसरा, देश के अंदर जो उद्योग लगाए जाते हैं, उद्योग के ऊपर टैक्सेशन की जो नीतियां होती है, टैक्स की जो नीतियां होती है, उनको भी क्या कर दिया जाता है, उधार कर दिया जाता है। अपने यहां एक शब्द चला करता था, लाइसेंस, कोटा और परमिट राज। आपको कोई भी काम करना है तो पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। फिर आपको उत्पादन का एक कोटा दिया जाता था, उससे ज्यादा उत्पादन आप नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्री लगा रहे, कोटा। फिर आपको सामान ढोने के लिए क्या, परमिट। तो कोटा, लाइसेंस, परमिट राज बोलते थे। और कोटा जारी कौन करता है, कोटा, लाइसेंस या परमिट जारी कौन करती थी, नौकरशाही। नौकरशाही भारी हावी हो गई थी। तो धीरे धीरे उन उत्पादन और व्यापार की नीतियों का क्या किया गया, उदारीकरण किया गया, उनको उदार किया गया। ये है भूमंडलीकरण। इसका तो तात्पर्य ये है कि अब हम पूरे इस वैश्विक संसार के लोग आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। सूचनाओं के माध्यम से भी, व्यापार के माध्यम से भी, वस्तुओं के माध्यम से भी, श्रम के माध्यम से भी। हर चीज है ना यहां से वहां तेजी से जा रही। इसको हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीकरण बोलते हैं। हम एक गांव हो गया पूरा संसार एक। तो इन सब को बढ़ावा दिया इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादियों ने। जब हम चर्चा करते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कौन थे पहले, बताओ इनके जैसे। गुड, आप सही कह रहे हैं, परंपरागत उदारवादी। ये लोग हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ जैसे लोग ऐसे ही थे। फिर इनमें उनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क इतना ही है कि ये जो कंसेप्ट है ना भूमंडलीकरण के और उदारीकरण के, ये उस समय नहीं आए थे। तो नए कंसेप्ट है ये दो, तो कि आप व्यापार की नीतियों को, आयात निर्यात को खुला कर देंगे, अपनी सीमाएं खोल देंगे और पूरा संसार क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये तो दो नए कंसेप्ट आए। हाँ, एक कंसेप्ट उनके टाइम में चलता था, वो कौन सा था, निजीकरण। इन दो कंसेप्ट की वजह से हम अंतर कर सकते हैं किस किस में, परंपरागत में। उस टाइम तो भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कोई थे ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था। ये तो नए शब्द आए दोनों। तो इन वजह से ये स्पेंसर से, उन सब से अलग है, लोग से, एडम स्मिथ से, इन सब से
इनको स्वेच्छा तंत्रवादी, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी बोलते हैं। इनके ऊपर ना बाद में एक और बड़ा संकट चलता है। इन विचारकों को नव उदारवादी भी कहा जाता है। नव उदारवादी, इन्हीं विचारकों को, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद को कहा जाता है नव उदारवाद। नया उदारवाद आया ये, इसको एक नाम और दिया गया है, नव रूढ़िवाद। नव रूढ़िवाद नहीं करके ये नाम देते हैं इसको, इंग्लिश नाम ज्यादा सही है, न्यू राइट्स। इस शब्द पे चर्चा करते हैं। ये न्यू राइट्स कौन है? नव रूढ़िवाद छोड़ देते हैं, ये अजीब सा शब्द है, न्यू राइट्स है। इनके ऊपर है हेक, नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह, इनको न्यू राइट्स कहा जाता है। न्यू राइट्स को न्यू राइट्स, इंग्लिश का ये शब्द है। रूढ़िवाद कहते हैं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। नव दक्षिणपंथी, ये ज्यादा बेटर शब्द है, गुड। मैं इसको रूढ़िवाद कह रहा था, नव दक्षिणपंथ। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये दो शब्द आपने बार बार सुने। एक आपने सुना है वामपंथ और एक सुना है आपने दक्षिणपंथ। वामपंथ और दक्षिणपंथ, ये शब्द फ्रांस की क्रांति और उससे पहले वहां जो संसद चला करती थी उससे निकला हुआ है, वामपंथ और दक्षिणपंथ। जो बैठते थे बाएं दिशा में वो तीव्र परिवर्तन चाहते थे, रेडिकल चेंजेस चाहते थे, वो वामपंथी थे, और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे वो दक्षिणपंथी। तो आपने बार बार, मैंने कई बार बताया कि ये है फ्रांस की असेंबली। अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो ये कौन सा पक्ष बैठेगा? आपका वाम पक्ष बैठेगा, और ये कौन सा बैठेगा? दाम या दक्षिणपंथ बैठेगा। तो ये लेफ्ट है, इनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है। अब इस लेफ्टिस्ट की जो हिंदी करते हैं वो क्या करते हैं आप? हाँ, और राइटिस्ट है, उनको क्या कहा जाता है? ये लेफ्ट में बैठते थे, ये राइट में बैठते थे, ये राइटिस्ट थे। लेफ्टिस्ट साइड में बैठते थे वो मजदूर बैठते थे, किसान बैठते थे, और मध्यम वर्गीय लोग बैठते थे, वो बैठते थे लेफ्ट में। राइट में बैठते थे वो सामंत और पादरी बैठते थे। अब बताओ परिवर्तन कौन चाहेगा? क्योंकि परिवर्तन होता है तो हमेशा ही हमें पता है कि जो वर्तमान में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, जो शक्तिशाली वर्ग है, परिवर्तन होने पे उनको क्या होता है? नुकसान होता है। ये हमेशा ही परिवर्तनों का विरोध करते थे, और ये परिवर्तनों की इच्छा करता कि परिवर्तन हो तो हमें भी कुछ मिले। तो ये लेफ्टिस्ट थे, ये राइटिस्ट थे। फिर इन लोगों ने क्रांति कर दी और किनको हटा दिया सत्ता से? राइटिस्ट को। धीरे धीरे ये तमका क्रांतिकारी लोगों के ऊपर लग गया, जो आमूल क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। तो लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा, जिनको वामपंथी उनको कहा जाने लगा जो कार्ल मार्क्स के पदचिन्हों के ऊपर चलते हैं। ये सब तो फ्रांस से निकला हुआ है, लेकिन बाद में ये तमका लगा किसके ऊपर? मार्क्सवादियों के ऊपर लग गया। कि मार्क्सवादी, हालांकि शुरुआत में नहीं था उनके लिए, बाद में ये तमका लग गया लेफ्टिस्ट का। अब आगे राइटिस्ट, राइटिस्ट को अपना दक्षिणपंथ बोलते हैं। तो अब हम इनको इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादियों को नव दक्षिणपंथी क्यों कहते हैं? दक्षिणपंथ की एक थियरी है, दक्षिणपंथ चाहता है समाज में समानता नहीं होती बल्कि हायरार्की होती है। दक्षिणपंथी राइटिस्ट होते हैं जो लोग, यानी जिनको अपन पुरातन पंथी बोलते हैं, वो हमेशा ही कहते हैं समाज में समानता नहीं होती बल्कि क्या होती है? ऊंच नीच होती है। धर्म के आधार पर ऊंच नीच हो सकती है, पैसे के आधार पर ऊंच नीच हो सकती है, जाति के आधार पर ऊंच नीच हो सकती है, लिंग के आधार पर ऊंच नीच हो सकती है। दक्षिणपंथी कभी भी औरत और पुरुष को बराबर है नहीं मानते। दक्षिणपंथी कभी भी अमीर और गरीब को बराबर नहीं मानते। तो वो दक्षिणपंथी होते हैं। तो अब हम देखें कि ये स्वेच्छा तंत्रवादी दक्षिणपंथी किस आधार पे है? तो दो क्षेत्र कर लेते हैं, एक आर्थिक क्षेत्र और एक सामाजिक क्षेत्र। अब आपको नव दक्षिणपंथ समझ में आ जाएगा कि नव दक्षिणपंथी है क्या। एक करते हैं सामाजिक पक्ष और एक करते हैं आर्थिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में समाज में क्या रहनी चाहिए? असमानता। आर्थिक पक्ष का तात्पर्य है कि बाजार होना चाहिए खुला। अब देखिए दो अलग अलग चीजें हो गई। यहां तो सबके लिए खुला है, लेकिन समाज में सबको समानता नहीं है। बाजार में सबको समानता है, योग्यता के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो और चीजों को प्राप्त कर लो।
बाजार में तो है समानता, बाजार सबके लिए खुला है, प्रतियोगिता खुली है, आओ प्रतियोगिता करो, योग्य हो तो फायदा उठाओ। लेकिन समाज में वो किसको मानते हैं? असमानता को। तो सामाजिक क्षेत्र में तो असमानता, ऊंच नीच होनी चाहिए, लेकिन बाजार क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए, प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, निजी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। तो अब देखिए, इसको नव दक्षिण पंथ का तात्पर्य यह है कि आप सामाजिक पक्ष में तो कुछ और सोचते हैं और आर्थिक पक्ष में कुछ और सोचते हैं। इसमें तो आप बंद समाज का समर्थन करते हैं और इसमें आप बाजार को क्या कहते हैं? आप खुला है। इसमें आप लैंगिक अधिकारों के पक्षधर नहीं है, धार्मिक अधिकारों के पक्षधर नहीं है, लेकिन यहां आप कौन से अधिकारों के पक्षधर है? आर्थिक अधिकारों, मतलब निजी संपत्ति के अधिकार के पक्षधर है आप। तो इसलिए इनको कहा जाता है नव दक्षिण पंथ। अब आप ये बता सकते हैं कि ये दो चीजों से मिलके बना है, आप दो चीजों को मिला लो। बाजार खुला है तो आप क्या हैं बताओ? उदारवादी। और अगर सामाजिक पक्ष में असमानता है तब आप क्या हैं? नहीं रुको, आप क्या हैं? दक्षिणपंथी या रूढ़िवादी टाइप मान लो। तो देखिए, आप बाजार में तो उदारवादी हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आप दक्षिणपंथी हैं। तो जब ये दोनों चीजें मिलती है ना, उदारवाद और दक्षिण, तब क्या बनता है? नव दक्षिण पंथ। नव दक्षिण पंथ कहते हैं आपकी छवि बननी चाहिए कि सामाजिक क्षेत्र में असमानता, लेकिन बाजार क्या हो? खुला। तो नव दक्षिण पंथ आर्थिक पक्ष में कुछ और सोचते हैं और सामाजिक पक्ष में कुछ और सोचते हैं। तो हमने इनके नाम देखे, इनको स्वेच्छातंत्रवादी, इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी, नव उदारवादी या नव, ये ना है, इनके आगे और प्रकार है। एक किसी और प्रकार का, ये फिर कभी करेंगे, एक और प्रकार का स्वेच्छातंत्रवादी है, नोजिक अलग प्रकार का है और मिल्टन फ्रीडमैन अलग प्रकार का। ये अलग अलग प्रकार के हैं। ये कुछ है ना राज्य को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहते हैं, कुछ राज्य को बढ़ाए रखना चाहते हैं, कुछ मात्रा में, अजीब अजीब है ये सारे। लेकिन हम इनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करें सबके लिए, इच्छा। इसके बहुत सारे भाग आगे इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद के, आज वो भाग नहीं करेंगे क्योंकि आज अपना टॉपिक न्याय का है। तो मैंने आपको ये रटना नहीं था, इसलिए मैंने बता दिया आपको इच्छा स्वेच्छा। आप इनके पर्याय शब्द बता सकते हैं इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद को, और क्या क्या बोलते हैं अपन? नव दक्षिण पंथ बोलते हैं, नव उदारवाद बोलते हैं। अब आपको कितने आदमी याद करने? एक बार 5 करते हैं। चलो आज 5 आदमी नाम याद करते हैं। एक इनका प्रणेता है, मुखिया वो है इनका। नोजिक है, जिसकी सबसे ज्यादा नाम नोजिक, मुखिया वो है, लेकिन नाम किसका चलता है? नोजिक का चलता है। मिल्टन फ्रीडमैन है, बर्लिन है और मूरे रोथबार्ड है। मूरे रोथबार्ड। अपने कितने इच्छा स्वेच्छातंत्रवादियों के नाम याद हो? 5 के। आज हम शुरुआत करते हैं रॉबर्ट नोजिक से। रॉबर्ट नोजिक का न्याय क्या है? देखिए, रॉबर्ट नोजिक, मुझे ये तो नहीं पता पैदा कब हुआ, लेकिन गया कब है? 2002 के आसपास गया है। ठीक है, इसी के आसपास कौन गया है? जॉन रोल्स। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, ये कोई मुद्दा नहीं है भी कब गया कब आया। मुद्दा ये है कि ये व्यक्ति रॉबर्ट नोजिक भी राजनीति दर्शन का प्रोफेसर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये भी प्रोफेसर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और किसके साथ था? जॉन रोल्स के साथ। इसने बड़ी जोरदार बात बोली कि जॉन रोल्स ने जब से न्याय का सिद्धांत दिया है तब से हमारे पास कितने रास्ते हैं? कौन कौन से? या तो समर्थन करो या फिर विरोध करो। तो इसने फिर कौन सा रास्ता चूज किया? विरोध का रास्ता। तीसरा कोई नया रास्ता नहीं खोज सकते, या तो समर्थन करो या विरोध करो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, नया रास्ता नहीं है। तब फिर रॉबर्ट नोजिक ने जो पुस्तक थी जॉन रोल्स की, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके खिलाफ एक पुस्तक लिखी, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। देखिए, और ये लिखी, ये याद जरूर रखना कब आई? 1970। ये 5-6 किताबें, इनके सन याद रखने पड़ेंगे आपको।
एनार्किस्ट एंड यूटोपिया। एनार्किज्म होता है अराजकता, जिसमें राज्य नहीं होता। फिर इसने बताया है कि अगले चरण में राज्य का निर्माण कैसे हुआ था। और तीसरा है कि यूटोपिया, कि ऐसे अगर हम राज्य की कल्पना करेंगे तो वो राज्य कितना अच्छा होगा। तो न तो हमें स्टेट की चर्चा करनी है जिसमें 6 चरण बताता है कि राज्य पैदा कैसे हुआ था, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी। हम यूटोपिया कैसे बनता है, कल्पना लोक कैसे बनता है, अगर हम इच्छा से स्वतंत्रवादी हो जाएं तो कैसे कैसे समझौते करके हम यूटोपिया बना सकते हैं, काल्पनिक जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वास्तव में उसको साकार कैसे कर सकते हैं, हमें वो भी चर्चा नहीं करनी। हमें अनार्किज्म पे भी चर्चा नहीं करनी। लेकिन इन सब में उन्होंने एक चीज की बड़ी स्पष्ट व्याख्या की है, काय की? न्याय की। अब न्याय के साथ साथ हम इनकी 2 चीजें और कर लेंगे। एक तो पुस्तक की बड़ी मजा, एनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया, अराजकता, राज्य और कल्पना लोक क्या है। ये जॉन rawls की थ्योरी ऑफ जस्टिस का स्वेच्छातंत्रवादी जवाब है। एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया कि इसकी जो पुस्तक है जॉन rawls की, उसका स्वेच्छातंत्रवादी जवाब किसने दिया? नोजिक ने। एक जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स करके इनका लेख है, ये तो किसी और पुस्तक का एक भाग है, ये जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। एक सुकरात में इन्होंने सोक्रेटिक्स कुछ और लिख रखा है। तो जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स आप देख ले, नेट में भले ही पूछ ले, स्कूल लेक्चर में कम चांस है इसके। अब रॉबर्ट नोजिक प्रभावित है जॉन लॉक से, और रॉबर्ट नोजिक को हम देखेंगे कि ये प्रभावित है कांट से भी प्रभावित है। हमने एक बड़ी मजेदार चीज देखी, 2 विचार कर रहे हैं। इससे पहले जॉन जो कि उदार समतावादी था, अब हम कर रहे हैं रॉबर्ट नोजिक को। हम दोनों को देख रहे हैं कि दोनों प्रभावित किससे हैं? लोक से हैं। लेकिन देखिए दोनों लोक से प्रभावित है, लेकिन लोक से एक चीज नहीं लेते दोनों। जॉन rawls कहता है कि मुझे rawls का पसंद है सामाजिक समझौता, जहां सारे लोग समान रूप से बराबर बैठ के विवेकपूर्ण वार्ता के बाद क्या करते हैं? सामाजिक समझौता ले लिया। लोग से इसने सामाजिक समझौता लिया। दूसरी तरफ है नोजिक कहता है कि मुझे जो पसंद है लोक में वो है संपत्ति का अधिकार। लोक का पूरा पढ़ लो, लोक का पूरा जोर। वो कहता है कि 3 स्वतंत्रताएं, कौन कौन सी? जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। लेकिन मूल क्या है? संपत्ति है। वैसे ही रॉबर्ट नोजिक का पूरा जोर कौन से अधिकार पे है? एक क्वेश्चन तैयार हो गया, इसका पूरा जोर संपत्ति की अबाध स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर है। अब हम चलते हैं कि दरअसल ये है क्या, ये rawls का इसका झगड़ा क्या है? झगड़ा किस मुद्दे को लेके? वितरण को लेके, संसाधनों का वितरण। जॉन rawls कहता है कि कुछ लोगों की किसकी पूर्ति के लिए? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया जा सकता है? पुनर्वितरण किया जा सकता है। चीजें तो बांटनी है, लेकिन कुछ जो पिछड़ गए जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी क्या गरिमा नहीं है, कैसे भी हो सकते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कल्याणकारी राज्य बनाना होगा। तो क्या करना होगा? दूसरी तरफ है रॉबर्ट नोजिक कहता है rawls महोदय, आवश्यकता नहीं, जरूरी तत्व क्या है? योग्यता। और मैं विरोध करता हूं किस चीज का? पुनर्वितरण का विरोध करता हूं। पुनर्वितरण का घोर विरोधी है रॉबर्ट। तो पुनर्वितरण का विरोध करेगा तो बताओ ये फिर एक प्रकार के राज्य का विरोध करेगा। बताओ कौन सा राज्य? कल्याणकारी राज्य। ये कल्याणकारी राज्य का भी विरोधी है। फिर ये कहता है मेरा जो राज्य होगा ना, रॉबर्ट नोजिक कहता है वो राज्य होगा कैसा? मिनिमल राज्य। अब इसकी कोई हिंदी नहीं है मिनिमल राज्य की, ये एक स्पेशल शब्द है राज्य के लिए जो कम से कम काम करेगा, जो लगभग एनार्किज्म की तरह होगा। अब बताओ, मैंने कहा था तो एनार्किज्म का यूज कर लेते हैं। राज्य, चलो एनार्किज्म और स्टेट दोनों कर लेते हैं। इसकी पुस्तक थी एनार्किज्म स्टेट एंड यूटोपिया। अब स्टेट भी है और एनार्किज्म भी है। राज्य तो है,
लेकिन वो अराजकता के स्तर के ऊपर पहुंच गया। अराजकता का स्तर कौन सा हो गया? देखो दिमाग साफ कर लो, अराजकता का तात्पर्य गुंडागर्दी, मत्स्य न्याय। क्या होता है अराजकता का तात्पर्य? जब राज्य नहीं होता उस स्थिति को कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अव्यवस्था हो, वो अच्छी व्यवस्था भी हो सकती है। ऐसा राज्य कौन सा राज्य होता है? मिनिमल राज्य। जब स्टेट अराजकता के स्तर के ऊपर पहुंचता है तो मिनिमल स्टेट होता है। ऐसे राज्य को और सिंपल भाषा में कहें तो हम कैसा राज्य कहेंगे? रात्रि प्रहरी राज्य कहेंगे। अब रॉबर्ट नोजिक समर्थक किसका है? उदार पूंजीवाद का है। उदार समतावाद नहीं, उदार पूंजीवाद का समर्थक है। ये पूंजीवाद का समर्थक व्यक्ति रॉबर्ट नोजिक। अभी तक रॉबर्ट नोजिक का अपने इतना ही समझ में आया है कि ये प्रभावित है लोक से, और लोक से इसने लिया है संपत्ति का अधिकार। नंबर 1, ये पुनर्वितरण को पसंद नहीं करता। ये राज्य को क्या बोलता है? मिनिमल स्टेट है इसका राज्य, जो रात्रिप्रिय राज्य की तरह होता है। और ये राज्य के कौन से स्वरूप का विरोधी है? कल्याण का। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार हुए रॉबर्ट नोजिक के, यानी बिल्कुल उल्टा चलता है किसका? ये कहता है लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने की जरूरत है नहीं, आवश्यकता पूर्ति नहीं, योग्यता के आधार पे होगा बंटवारा जो भी होगा। अब अगली चर्चा ना वो ज्यादा मजेदार है। रॉबर्ट नोजिक, साथ साथ में कुछ मजेदार मैं आपको शब्दावलियां कराऊंगा रॉबर्ट नोजिक की। रॉबर्ट नोजिक कहता है न्याय के सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं साध्य मूलक, इनकी इंग्लिश देखते हैं एंड यूज या एंड रिजल्ट। और दूसरे होते हैं ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। 2 प्रकार के, एक ऐतिहासिक न्याय होता है और एक साध्य मूल्य क्या एंड रिजल्ट जस्टिस होता है। एक क्वेश्चन फिर तैयार हो गया, कौन है जो जस्टिस को 2 भागों में बांट रहा है? एक है एंड रिजल्ट और दूसरा है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक न्याय और साध्य मूलक न्याय। तो एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि ऐसा बंटवारा कौन करता है? रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ना बड़ी जोरदार बात बोलता है, बिल्कुल सिंपल सी बात, अगर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते ही समझ में आ जाएगी। रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, अरस्तु, रूसो, बेंथम। बेंथम का तो घोर विरोधी है ये, और रोल्स का तो देखा ही हमने। रोल्स पूरी किताब है किसके खिलाफ? अब जॉन रोल्स में इन दोनों में समानता देखें पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जॉन रोल्स में और नोजिक में कुछ समानता है। दोनों के दोनों फिलोसफी के प्रोफेसर हैं, दोनों साथ काम करते थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये कोई बड़ी समानता नहीं, बड़ी समानता विचारों के अंदर। दोनों लोक से प्रभावित है, किससे? लेकिन मुद्दे क्या लेते हैं? दोनों घोर विरोधी हैं उपयोगितावाद के, यानी बेंथम के विरोधी है। दोनों के दोनों का न्याय है वो कैसा न्याय है? वितरणात्मक न्याय है, बस वितरण के सूत्र अलग अलग हैं। रोल्स कुछ और कहता है और नोजिक कुछ चीजों का बंटवारा करना है, वो होगा कैसा वो अलग अलग प्रकार बताए। अब ये कहता है मुझे अरस्तु, रूसो, बेंथम और जॉन रोल्स महोदय इनके न्याय सिद्धांत, ये कहता है इनके न्याय सिद्धांतों को मैं क्या बोलता हूं? साध्य मूलक एंड रिजल्ट न्याय सिद्धांत बोलता हूं। ये कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा जोर कौन से अधिकार के ऊपर है? कि संपत्ति का अधिकार सबसे पवित्र अधिकार होता है। एक क्वेश्चन हो गया, कौन कहता है कि संपत्ति का अधिकार सबसे पवित्र अधिकार होता है? ये कहता है रॉबर्ट नोजिक। कि संपत्ति के संबंध में 2 चीजें होती है, एक होती है संपत्ति का उत्पादन और एक होता है संपत्ति का वितरण। संपत्ति का उत्पादन और संपत्ति का वितरण। अभी मैं कर क्या रहा हूं? मैं बताऊं क्या कर रहा हूं? संपत्ति का क्या कर रहा हूं? उत्पादन कर रहा हूं। एक किसान जब काम करता है तो संपत्ति का क्या करता है? उत्पादन। फिर वो फसलें बेचता है, कुछ व्यापारी खा जाता है, कुछ बिचौलिए खा जाते हैं, फिर वो संपत्ति का क्या हो रहा है वास्तव में? उत्पादन अलग चीज होती है और वितरण अलग चीज है। अभी मैं उत्पादन कर रहा हूं, वितरण होगा तो ये समझ गए जिनका ढांचा वांचा है इनका भी कुछ होगा।
तो एक है उत्पादन और एक है वितरण। ये कहते हैं गड़बड़ कहां से होती है? गड़बड़ तब होती है जब हम सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं? वितरण के ऊपर ध्यान देते हैं। हम काय पे ध्यान नहीं देते? उत्पादन पे ध्यान नहीं देते। पहले उत्पादन होता है, पहले वितरण होता है। देखो पहले सिरो बनेगा फिर बनता है, वो ऐसे ही हो ना। पहले तो जब आप हलवा बना रहे हो तो वो क्या कर रहे हो? वो उत्पादन कर रहे हो। फिर क्या कर रहे हो? वितरण कर रहे हो। उसका बाद में वितरण होगा। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, एक है, अलग अलग है, लेकिन ये दोनों है क्या आपस में? बिना उत्पादन के वितरण कर दोगे क्या? नहीं। तो वितरण करने के लिए होता क्या है? आप शोर मचा रहे हो, हमें बराबर नहीं मिला, बराबर नहीं मिला जी, ने हलवा ज्यादा गाल दियो, ये बिश्नोई कहते हैं हीरो ज्यादा दे दियो जी। अरे तो आप सिर्फ जोर काय पे लगा रहे हो? वो जब पैदा हो रहा था उस टाइम देखा था क्या? वो नहीं देखा हमने। हम सिर्फ ध्यान कहां दे रहे हैं? वितरण के ऊपर। हम कौन सी चीज देख रहे हैं? एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट क्या होता है बताओ? वितरण होता है एंड में, एंड में वितरण होता है। तो हम सिर्फ एंड रिजल्ट देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे? उत्पादन नहीं देख रहे। अरस्तु से पूछा कि अरस्तु महोदय आप बताओ कि ना वितरण कैसे होना चाहिए? तो बोला मेरा है वितरणात्मक न्याय। और वितरण होगा किसके अकॉर्डिंग? सद्गुण के अकॉर्डिंग या योग्यता। और सद्गुण होंगे जो परंपराएं मानेगी। रूसो से पूछो कि आप बताओ क्या होना चाहिए संपत्ति का? तो ये बोला संपत्ति का होना चाहिए वितरण सही। कि किस आधार के ऊपर? तो ये बोला सामान्य इच्छा के आधार पे, जनरल विल के आधार पे। सामान्य इच्छा पढ़ते हैं रूसो की, जिसे सबका कल्याण हो ऐसा वितरण होना चाहिए। बेंथम बताओ क्या सूत्र बताएगा? उत्पादन का नहीं बता रहा, वितरण का। वितरण ऐसा हो कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो। अब पूछो रोल्स से कि रोल्स महोदय आप बताओ वितरण कैसा हो? हीनतम व्यक्ति का अधिकतम लाभ हो तो ऐसा वितरण होना चाहिए। तो वितरण के सूत्र है इनके, लेकिन ये है काय के? वितरण के। जबकि संपत्ति में दोनों चीजें होती है, उत्पादन और ये सिर्फ काय पे ध्यान दे रहे हैं। अब चलते हैं कि अब उत्पादन पे तो देखो, आप कह रहे हैं कि लोगों की योग्यता के साथ साथ उनकी क्या देखनी चाहिए? आवश्यकताएं देखनी चाहिए। उस टाइम उनका पुनर्वितरण करना चाहिए, उनका वितरण करना चाहिए, सही बंटवारा ताकि सारे लोग सुखी हों। आप तब कहां गए थे जब चीजों का क्या हो रहा था? उत्पादन हो रहा था। तो इतिहास में अगर किसी भी चीज का क्या हुआ, सही तरीके से किसी ने उत्पादन किया, तो वो चीज किसकी होगी बताओ? अगर उत्पादन सही हुआ है तो। अगर उत्पादन सही हुआ है ना, तो उसका वितरण भी क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। इतिहास में मेरे दादाजी ने क्या किया, एक दिन वो कस्सी कुआड़ियों लेके चलिया और 10 अपना श्रम मिला के 10 बीघे क्या कर ली? इतिहास में कभी उन्होंने जमीन साफ कर ली। अब बताओ वो किसकी है? मेरे दादाजी की है, क्योंकि मेरे दादाजी ने उसमें क्या मिलाया था? श्रम मिलाया था। अब जब उत्पादन उन्होंने पसीना बहा के किया, उस जमीन को साफ किया, तो बताओ वो जमीन है वो मेरे दादाजी को वितरित होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना श्रम मिलाया है। इट मींस उन्होंने अपनी क्या मिलाई है? योग्यता मिलाई है। तो उसका वितरण किसको होना चाहिए? तो पहले उत्पादन होता है और फिर आप कह रहे हो नहीं नहीं ये 10 बीघा तो 5 औरों को दे दो, क्योंकि वो क्या पा रहे हैं? दुख पा रहे हैं। क्यों? आप सिर्फ क्या देख रहे हैं? वितरण। आपको क्या देखना चाहिए? आप वो परिस्थितियां देखो जो इतिहास में जिनके पूर्वजों ने क्या की थी? मेहनत की थी। वो परिस्थितियां भी देखो। आप सिर्फ काय के ऊपर जोर दे रहे हो? वितरण के ऊपर जोर दे रहे हो। तो आपको कहां जाना चाहिए? इतिहास में अगर किसी चीज का सही तरीके से उत्पादन और सही तरीके से वितरण हुआ है, तो वो संपत्ति किसकी होगी? जिसने कमाई है उसकी होगी। उससे आप पुनर्वितरण के नाम पे गरीबों को बांटने के लिए ले नहीं सकते। तो वो क्या होगा? संपत्ति का उसके ऊपर पूरा अधिकार होगा। तो ये कहता है अगर संपत्ति को समझना है तो इनको छोड़ो। इनका न्याय कौन सा है? ये सिर्फ कहां ध्यान दे रहे हैं? क्यों भाई? कमाने में तो जोर आता है। ये बड़ा जोरदार बात बोलता है। तो कहते चलो मैं समझाता हूं। तो एक किस सिद्धांत का समर्थक है? अगर इतिहास में किसी ने अपनी योग्यता, श्रम, पसीने से कमाया है, तो वो संपत्ति किसकी होगी? उसी की होगी, क्योंकि उसने उत्पादन में बहुत मेहनत की है। तो उसी को कौन ले सकता है? तब ये दो बातें बड़ी जोरदार बात बोलता है इस न्याय के तहत। अब आपको कतई रटने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं।
पहले तो ये बताओ ये किस किस के सिद्धांतों के लिए कहता है कि ये तो साध्य मूलक न्याय के समर्थक हैं? कौन कौन? अरस्तु, रूसो, बेंथम, और इसका मेन टारगेट है वो है बेंथम, और फिर है जॉन रॉल्स। अब आगे चलते हैं। इसने न्याय के कितने प्रकार बताए? 2, साध्य मूलक और ऐतिहासिक। साध्य मूलक बल देता है वितरण के ऊपर, और ये बल देता है उत्पादन और वितरण दोनों के ऊपर बल देता है। अब फिर अगला आ गया, इन दोनों में से नोजिक का कौन सा है? ऐतिहासिक न्याय है। अब ये कहता है कि मैं ना तर्क से समझाता हूं कुछ चीजों को। एक होता है आत्म स्वामित्व का सिद्धांत, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी, आत्म स्वामित्व, सेल्फ ओनरशिप। अपन कांट के पास चलते हैं। कांट बोला कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या है? साध्य है, वो दूसरे की इच्छा पूर्ति का साधन नहीं हो सकता, इसलिए कोई किसी का दास नहीं हो सकता। उसने दास प्रथा का विरोध किया है, व्यक्ति की संकल्प की स्वतंत्रता, अन्य अन्य मुद्दों की चर्चा की है। ये कहते चलो आप कांट को समझ लो, आत्म स्वामित्व का सिद्धांत समझ लो कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? आत्म है, सेल्फ ओनरशिप है। हर एक व्यक्ति खुद का मालिक है, खुद है, उसका श्रम उसका है, शरीर उसका है, उसने जो पसीना बहाया वो उसका है, योग्यता उसकी है, हुनर इसका है, उसका मालिक वो खुद है, नंबर 1। फिर हमने देखा कि व्यक्ति स्वयं में क्या है? साध्य, वो अपनी आत्मा का स्वामी खुद है। अब वो अपनी आत्मा का स्वामी खुद है, तो उस आत्मा का जोर लगा के उसने क्या कमाई? संपत्ति। रोल्स आया, अच्छा बेटे बहुत चिल मार रहे हो, पैसे ज्यादा इकट्ठे कर लिए, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, और उस टैक्स से गरीबों का कल्याण किया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी। तो वो बोला, ये बोलेगा कैसे? इसका मतलब मैं अब साध्य नहीं हूं, बल्कि क्या हूं? मैं अब गरीबों का कल्याण करने का साधन हूं। देखो वो मना कर देगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा बताओ? क्योंकि मैं अपने आप में साध्य हूं, जो कुछ कमाया वो किसका है? आप मुझे कह रहे हो नहीं यार तेरे को तो ना, ये तेरा गरीब पड़ोसी है ना, इसको देना पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं उस गरीब की गरीबी दूर करने का क्या हो गया? तो मैं तो साध्य नहीं बचा। तो एक तो किस मुद्दे को लेके या किस आधार के ऊपर संपत्ति के अबाध अधिकार का समर्थन करता है? आत्म स्वामित्व का सिद्धांत। बहुत ही जोरदार सिद्धांत है आत्म स्वामित्व का सिद्धांत, कि जो कुछ कमाया है वो किसका है? सारे का सारा मेरा है। मैं क्यों दूं दूसरे को? क्योंकि दूसरे को देते ही मैं क्या बन जाऊंगा? उसकी इच्छा पूर्ति का साधन। इसका मतलब मैं जो कुछ पसीना बहा रहा हूं वो मेरे लिए नहीं बहा रहा, बल्कि वो किसके लिए बहा रहा हूं? ताकि गरीबों के कुछ छात्र पढ़ जाए, गरीबों के कुछ घर बन जाए। तो वो कहता मैं तो साधन हो गया, मैं साध्य नहीं बचा। फिर आगे चलते हैं। ये कहता है कि अपने एक, चलो एक उदाहरण लेते हैं बिल चेम्बरलेन का। ये बड़ा मजेदार उदाहरण है बिल चेम्बरलेन का। ये क्वेश्चन आता है, शब्दावली है उसकी, बिल चेम्बरलेन का उदाहरण। ये बिल चेम्बरलेन एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है। अब ये अरबपति हो गया बास्केटबॉल खेल के। अब इससे राज्य ने कहा कि बिल चेम्बरलेन तेरे ना खजाने में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, तो तू क्या दे? टैक्स दे, पुनर्वितरण करेंगे, तेरे से लेंगे और लोगों में बांटेंगे। तो बिल चेम्बरलेन बोला चलो बांट दो, मुझे तो ये बताओ कि क्या मैंने पैसा गलत तरीके से कमाया है क्या? अब इससे पूछा, इस बिल चेम्बरलेन को बोला गया कि तेरे यहां से ना 2 गड़बड़ हो गई। नंबर 1, तेरे पास पैसे का क्या लग गया है? ढेर लग गया है। दूसरा, तुम भी तो बास्केटबॉल खेलता है, दूसरे लोग भी क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल खेलते हैं, वो गरीब क्यों है? तो बिल चेम्बरलेन बोला कि मेरी इसमें गलती थोड़ी है। मैं जब खेल खेलने जाता था तो मेरी शर्त होती थी कि अगर कोई भी आदमी मेरा खेल देखना चाहेगा तो उसको हर एक व्यक्ति को कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 25 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैं पहले ही कह देता, अगर मेरा कोई खेल देखेगा तो उसको 25 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब जो दर्शक आते थे वो मैं उनको पकड़ के लाता था क्या?
नहीं, दर्शकों के पास 25 रुपए होते थे, वो मेरा खेल देखने आते थे। अब ये 25 रुपए का कई काम कर सकते थे। या तो वो 25 रुपए का क्या करते, थैली ले आते एक, दूसरा वो 25 रुपए के 2-3 समोसे खा लेते, या वो 25 रुपए की पतंग ला के वो उड़ा लेते, या वो 25 रुपए का दान कर देते, या वो 25 रुपए ब्याज पे दे देते, या वो 25 रुपए अपने बेटे बेटी को दे देते, तुम स्कूल में खर्च करना। देखो उनके पास कितने ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे ये 25 रुपए है ना, इसकी ज्यादा उपयोगिता कहां है, ज्यादा आनंद कहां आएगा इन 25 रुपए का। तो उन्होंने देखा न तो उसमें थैली में आएगा, न बच्चे जो स्कूल में खर्च करेंगे उसमें आएगा, न पतंग उड़ाने में आएगा। हमें उस 25 रुपए की ज्यादा उपयोगिता कहां मिलेगी, जब हम किसका खेल देखेंगे, बिल चैम्बरलेन का। तब हमें ना उस 25 रुपए का ज्यादा आनंद उठा पाएंगे। तो कोई भी आदमी खर्च करता है ना, अर्थशास्त्र कहता है कि उसकी उपयोगिता देखता है कि मैं जो 1 रुपया भी डाल रहा हूं उसका और क्या कर सकता हूं, ज्यादा अच्छा क्या कर सकता हूं, हमेशा उस जगह पे खर्च करता है वो। तो बिल चैम्बरलेन ने बोला देखो मेरे पास ढेर इसलिए लगा है, ये ढेर लोगों ने मुझे स्वेच्छा से दिया, मैंने किसी से भी जानबूझ के नहीं लिया। तो जब मैंने जानबूझ के नहीं लिया, मैंने मेरी योग्यता थी इसलिए मेरे पास लोग आते थे, मैंने लोगों को जबरदस्ती बुलाया भी नहीं है, तो मैं क्यों पैसा दूं टैक्स के अंदर। दूसरा कौन सा कि तेरे खिलाड़ी क्या रह गए दूसरे, तो वो नहीं खेल गया तो वो कहे कि मैंने गरीब रखा गया उनको। वो भी कह देते कि मेरा खेल देखने आने तो तुम्हारे 50 रुपए लगेंगे या कितने रुपए लगेंगे, वो भी तो कह देते। उनको किसने रोका था, वो भी ढेर लगा लेते। तो न तो मैंने मेरे खिलाड़ियों को रोका भी, तुम अमीर होने से मैंने नहीं रोका। दूसरा मैंने किसी के जेब से जबरदस्ती पैसे भी, लोगों ने मुझे जो कुछ दिया वो स्वेच्छा से दिया है, तो मैं उसके ऊपर टैक्स नहीं दूंगा। तो ये कौन सा तर्क है, बिल है, सिंपल सा तर्क है कि लोगों ने जो मुझे दिया है वो कैसा हस्तांतरण है, स्वेच्छिक है या जबरदस्ती लिया है, उन्हें धमका के लिया है। जब हस्तांतरण स्वेच्छिक हुआ है तो स्वैच्छिक हस्तांतरण मान्य होता है, मान्य होता है, मान्य होता है, उसके ऊपर टैक्स लगाया। या तो गलत हस्तांतरण होता, मैं इन लोगों को लूटता कि नहीं नहीं तुम आ गए और मैं तुम्हारी जेब से निकालूंगा, तो मैं कहता भाई ये हस्तांतरण गलत हुआ है, मेरे पर टैक्स लगा दो। लेकिन लोगों ने स्वेच्छा से दिया है, मुझे इच्छा पूर्वक दिया है, तो उस पर टैक्स नहीं बनता मेरा। तो ये कौन सा तर्क बोलते हैं अपन, बिल चैम्बरलेन का तर्क। ये बिल चैम्बरलेन का तर्क क्या कहता है, संपत्ति का कैसा अधिकार, अबाध अधिकार। वही एस शेप वाला मुद्दा कि आप इस पे सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, संपत्ति का अबाध अधिकार। ये भी कौन सा सिद्धांत है, इसी को सिद्ध कौन सा करता है, आत्म स्वामित्व का तर्क। अब बताओ बिल चैम्बरलेन कहता है भाई ये बताओ कि मैं अपने आप में साध्य हूं या साधन, अपने आप में साध्य हूं। साध्य हूं तो मेरे जो दोस्त गरीब रह गए, मैं उनके लिए खेला हूं या अपने लिए खेला हूं, स्वयं उनके लिए क्यों मैं पैसे दूं, मैं उनके लिए थोड़ी खेला हूं, मैं तो अपने लिए खेला हूं। तो मैं मेरी योग्यता से जितना कमा पाऊं वो किसका होगा, मेरा होगा। तो ये दो तर्क चलते हैं, आत्म स्वामित्व का तर्क और ये कौन सी उदाहरण है, बिल चैम्बरलेन का उदाहरण। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं। एक शब्दावली और आती है, मैं आपको लास्ट में सबको दोहराऊंगा। ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई है, कौन से न्याय से जुड़ी हुई है, ऐतिहासिक न्याय से। अब ये कहता है, एक है जॉन लॉक और फिर एक पैदा होता है लोकियन परंतुक, लोकियन प्रोविजो, इंग्लिश में याद कर लो। परंतु को क्या बोलते हैं, शर्त बोलते हैं। लोक की शर्त या लोक का परंतु या इंग्लिश याद करें, प्रोविजो। लोकियन प्रोविजो क्या है, तो लोकियन कहते हैं, आप क्या समझे, किन्सियन का तात्पर्य क्या होता है, किन्स। स्ट्रांसियन का तात्पर्य क्या होता है, लियो स्ट्रोस। तो लोकियन का तात्पर्य है जॉन लॉक। जॉन लॉक की शर्त, झगड़ा एक ही है, किस मुद्दे को लेके शर्त, संपत्ति को लेके या संपत्ति के वितरण को लेके शर्त। क्योंकि जॉन लॉक और नोजिक एक ही बात पे बल देते हैं, कौन से अधिकार के ऊपर, संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक कहता है एक व्यक्ति अपना श्रम मिला के कितनी भी संपत्ति बना सकता है, जितना श्रम करेगा उतनी संपत्ति उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी एक शर्त है, लोग कहता है कि दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ दो। लोग की शर्त क्या है संपत्ति के मामले में, दूसरों के लिए भी छोड़ो, दूसरों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में छोड़ दो।
अब दिक्कत क्या आती है, सीबी में एक पर्सन जैसे लोग कहते हैं कि ये पर्याप्त मात्रा क्या जो आप दूसरों के लिए छोड़ोगे, इसको कौन डिसाइड करेगा? आपने 1000 बीघे जमीन रोक ली और पीछे 500 बीघे जमीन छोड़ दी गांव में कि बाकी गांव वालों के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो पर्याप्त की सीमा कौन डिसाइड करेगा? मुद्दा तो ये है। तो खैर इसने कहा कि आप संपत्ति कमाओ, जितना आप श्रम मिलाओगे वो संपत्ति किसकी होगी? आपकी। लेकिन शर्त क्या है? दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ दो। रॉबर्ट नोजी कहता है कि मुझे लोग की ये शर्त पसंद है, लेकिन मैं इस शर्त में थोड़ा सा चेंज करूंगा कि आप भले ही कितनी ही संपत्ति कमाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि इससे दूसरों की स्थिति पहले से खराब ना हो। अब ये 2 बड़े मजेदार उदाहरण देता है। एक रेगिस्तान है और उस रेगिस्तान में एक बस्ती है, उस बस्ती में एक तालाब है। तालाब का कोई मालिक है नहीं, ये सार्वजनिक संपत्ति है। ये है जन सामान्य की विडंबना। याद आ रहा है थोड़ा? जन सामान्य की विडंबना क्या थी? जन सामान्य की नहीं, उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे? बड़ा सार्वजनिक संपत्ति की विडंबना देख रही हमने, जॉन लोग जब कर रहे थे, श्रम मिलाते हैं, जॉन लोग कर रहे थे, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन्स, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। पहले मैं समझा तो फिर मजा आएगा इसको। ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या होती है? कि कॉमन्स के साथ ट्रेजेडी क्या चलती है? कॉमन्स क्या होता है पहले ये बताओ। कॉमन्स होती है सार्वजनिक भूमियों को अपन क्या बोलते हैं? अपने गांव में जो गोचर होती है वो क्या होती है? कॉमन्स होती है। अपने गांव में जहां पर मरे हुए पशु डालते हैं वो कॉमन्स होती है, गोचर है, कॉमन्स है। या फिर ये ना जो छोड़े हुए हैं मंदिरों के आसपास की भूमि, गौर, ये सब क्या है? कॉमन्स है। कॉमन्स होती है सार्वजनिक भूमि। इस सार्वजनिक भूमि के साथ ट्रेजेडी क्या होती है ये देखते हैं कि ये होती है साझी, इसलिए इसका कोई मालिक नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ उत्पादन भी नहीं होता। यहां से प्राप्त तो सारा करना चाहते हैं, लेकिन यहां काम कोई नहीं करता। तो यहां इस भूमि से समाज का कभी भी कोई भला नहीं होता, ये कहना है जॉन लॉक का। क्या करो फिर? इसको है ना आप मालिकाना हक दो किसी को बोलो तो इस पे बाढ़ लगा ले। जैसे कोई व्यक्ति इस पे बाढ़ लगाएगा वो क्या करेगा? वो उसका अधिकार करेगा, अधिकार करके उसको संवारेगा ना, तो उससे लोगों को नुकसान नहीं होगा बल्कि लोगों को फायदा होगा। क्या? एक तो उस पे अन्न पैदा करेगा वो, और पशुओं से सबसे रक्षा करेगा, अन्न पैदा करेगा। अन्न समाज के क्या आएगा? काम। दूसरा, वहां पहले कोई रोजगार पैदा नहीं होता था, अब जो अन्न पैदा करेगा ना, तो गेहूं बोने के लिए, गेहूं काटने के लिए वो लोगों को क्या देगा? रोजगार देगा। तो कॉमन्स के ऊपर कब्जा करना क्या होता है? फायदेमंद होता है। इसलिए ये कहता है कि कॉमन्स क्या है वास्तव में? ट्रेजेडी। इनको दूर करना चाहिए, इस ट्रेजेडी को। तो कॉमन्स पे कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन कॉमन्स पे कब्जा करते हुए ध्यान रखो जॉन लोक क्या कह रहा है कि दूसरों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में छोड़ दो। ये नहीं है कि पूरे गांव की सारी जमीन ही आप रोक लो, बाकी गांव वालों के लिए भी कुछ जमीनें छोड़ दो आप। तो ये है। अब आ गया रॉबर्ट नोजिक, ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं करो। आप कब्जा करते वक्त तो ये शर्त रखो। कौन सी? दूसरों की स्थिति पहले से खराब नहीं होनी चाहिए। रॉबर्ट नोजिक कहता है एक है रेगिस्तान, उस रेगिस्तान में एक है तालाब, गांव का साझा तालाब है। साझा तालाब को आप चलो क्या बोलते हैं बताओ? कॉमन्स होता है ये भी। साझा तालाब है, उसका कोई मालिक नहीं है। एक व्यक्ति उस तालाब पे कब्जा कर लेता है, गांव का एक व्यक्ति, बाकी के साथ क्या होगा? इस शर्त पे, तब इस पे दूसरों की स्थिति से क्या होगी? पहले से खराब हो जाएगी। तो क्या ऐसी कॉमन चीजों में कब्जा किया जा सकता है क्या? नहीं। तो शर्त है, देखो ये लोक वाली सी शर्त है ये, पर थोड़ी सी बदल दी उस शर्त को। लोक की शर्त ये थी दूसरों के लिए भी छोड़ दो पर्याप्त मात्रा में। ये कह रहा है कि भले ही आप कॉमन्स पे कब्जा कर लो, लेकिन दूसरों की स्थिति पहले से खराब नहीं होनी चाहिए। एक तालाब था, लोग पानी पी रहे थे, आपने कब्जा किया तो लोगों की स्थिति क्या होगी? पहले से खराब हो गई। अब उनके पास पानी नहीं है, तो आप इस पे कब्जा
अब क्या हुआ, एक व्यक्ति ने सेम उदाहरण, टीका खोजा कोरोना का टीका खोजा, तो उसने बोला मैं इसके लूंगा 1 लाख रुपए एक टीके के। अब बोलो वो 1 लाख रुपए टीका लेना है एक टीके का, वो गलत है या सही है? अब बताओ कैसा? क्योंकि उससे दूसरों की स्थिति पहले से खराब है। पहले कोविड था लेकिन कोई टीका नहीं था। अब उसने क्या बनाया, अपनी मेहनत अपनी योग्यता से क्या बनाया, टीका बनाया। तो अब आप कह रहे हो नहीं ये तो 5-5 रुपए में बांट, वरना बीमारी से सारे मर जाएंगे। वो कहता नहीं, शर्त क्या है, इसकी स्थिति पहले से खराब है, लोगों की स्थिति पहले से क्या है, उल्टी का। उसने टीका बनाया और 1 लाख रुपए लिए। तो अपन मानते हैं कि 100 में से एक आदमी क्या था, उस टीके की कीमत दे सकता था। उस एक व्यक्ति ने वो कीमत अदा की और टीका लगवा लिया। औरों के क्या फर्क पड़ा? आप बताओ, औरों की स्थिति पहले से खराब हुई क्या? उनकी तो पहले भी खराब थी और आज भी खराब है। जब टीका नहीं था तो भी खराब थी, तो टीका बनने से उनके कोई फर्क है? तो उस टीके की वो मनमानी कीमत वसूल सकता है। अब जो व्यक्ति इसको 1 लाख रुपए देगा, उससे वो जबरदस्ती ले रहा है क्या? नहीं, उसको बचना है, उसके पास देने के लिए पैसा है। वो 1 लाख की गाड़ी भी ला सकता था, वो 1 लाख की जमीन भी ले सकता था, और वो 1 लाख का टीका भी। तो उसने बताओ क्या लिया? उसको ये लगा कि टीका लेना ज्यादा सही है, वरना मर जाएंगे हम, गाड़ी का जमीन का तो क्या करेंगे। तो उसने स्वेच्छा से वो 1 लाख रुपए उससे वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को दे दिए। तो अब उसने जबरदस्ती पैसा लिया क्या? नहीं लिया। अब वो उसने जो पैसा कमाया वो किसका है? उसी का ही है। तो संपत्ति आप बनाते हो तो एक ही लौकिक शर्त याद रखो कि इससे दूसरों की स्थिति पहले से खराब है नहीं होनी चाहिए। बड़े सिंपल से तर्क है इसके। अब क्वेश्चन क्या आता है कि लौकिक शर्त तो ये है कि ये क्या है कि दूसरों की स्थिति संपत्ति बनाते वक्त पहले से खराब है। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको एक शब्द को नाम दो। संपत्ति बनाते वक्त आप ध्यान रखो कि लोगों की स्थिति, दूसरों की स्थिति पहले से खराब है। इसको क्या नाम दोगे? लौकिक ने परंतु नाम दोगे इसको। अब हमें सिर्फ एक ही चीज बार बार साबित करनी है, संपत्ति का अबाध अधिकार, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो रॉबर्ट नोजिक का पूरा जोर इसी के ऊपर है।